प्यारे बच्चों, विभाग द्वारा मॉक टेस्ट का आयोजन विभिन्न विद्यालयों के लिए किया जा रहा है। यह परीक्षा के पूर्व का अभ्यास है। इकोनॉमिक्स में मॉक टेस्ट 1/12/2022 को समाप्त हो चुका है। उसी का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये सेकेंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। वो आर्ट्स का आंसर था। आज हम लोग साइंस और कॉमर्स के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और यदि PDF में नोट्स देखना है तो क्रोम ब्राउज़र में जाकर DRGP82 लिख कर सर्च कीजिएगा। वहाँ दीपक कुमार मिलेगा, उसको क्लिक करने के बाद आपको नोट्स दिख जाएगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत। फिर अगला है, द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? तो यहाँ द्वितीयक क्षेत्र में क्या है? तो बीमा भी है, विनिर्माण भी है, व्यापार भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.M. केन्स। इन्होंने 1936 में यह किताब लिखा था। फिर है, श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने से वह 10 है तो सीमांत उत्पादन होगा। जहाँ सीमांत आ जाए तो यहाँ जान जाना है कि इसको इसमें घटाना पड़ेगा। तो 22 में 10 को घटा दीजिए तो आपको हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा सीमांत उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम की मान्यताएं बताएं। तो मांग के नियम की मान्यताएं निम्नलिखित है। पहला, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीसरा, प्रतिस्थापन की वस्तु का उत्पादन नहीं होना चाहिए। चौथा है, दूसरी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और छठा है, निम्न कोटि की वस्तु नहीं होनी चाहिए। ये सभी मांग के नियम की मान्यताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापक एवं पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रतिस्थापक, यहाँ प्रतिस्थापक हो जाएगा। प्रतिस्थापक एवं पूरक वस्तुओं में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या है? प्रतिस्थापक वस्तु, प्रतिस्थापक वस्तुओं का प्रयोग अलग अलग या एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी। और पूरक वस्तु यह हो गया कि पूरक या प्रतिपूरक वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, जैसे चाय के साथ दूध, बायां पैर का जूता और दायां पैर का जूता, पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। ये सब पूरक वस्तु है। फिर दूसरा है अंतर, एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। जैसे कॉफ़ी के दाम में वृद्धि होने पर, मतलब कॉफ़ी के मांग में वृद्धि होने पर चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है। मतलब कॉफ़ी का दाम अगर बढ़ने लगेगा तो आदमी कॉफ़ी छोड़ के चाय पीने लगेगा, अर्थात चाय का मांग बढ़ जाएगा। वहीं पूरक वस्तु में क्या होता है कि एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। जैसे चाय के दाम बढ़ने पर दूध की मांग में कमी हो जाएगी। या फिर पेट्रोल के दाम में वृद्धि होने से कार का मांग कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को उदाहरण सहित समझाएं। तो अंग्रेजी भाषा का मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। अतः व्यापक अर्थशास्त्र, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का उसके संपूर्ण या समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है। M.H. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर हो गया, मुद्रास्फीति की दर हो गया, राष्ट्र का कुल उत्पादन हो गया आदि, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। आपको आंसर यहाँ पूछ रहा, समष्टि अर्थशास्त्र को उदाहरण सहित समझाएं। तो यहाँ से यहाँ तक ही आंसर देना है, ये वाला आप छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? तो दोनों में निम्नलिखित अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में
पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो, जो ग्रीक शब्द माइक्रस से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अंग्रेजी भाषा के मैक्रो शब्द से बना है जो ग्रीक शब्द मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ होता है विशाल अथवा व्यापक। व्यष्टि का मुख्य उपदेश संसाधनों के सर्वोत्तम बंटवारे से होता है, जबकि समष्टि का मुख्य उपदेश संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब इसकी मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या आय व रोजगार का निर्धारण होता है। फिर है इसका मुख्य उपकरण मांग व पूर्ति होता है, जबकि इसका मुख्य उपकरण अर्थव्यवस्था की समग्र मांग व समग्र पूर्ति होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझना सरल होता है क्योंकि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा को समझने में कठिनाई होती है क्योंकि इसमें संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है जो एक कठिन कार्य है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में आवंटन बहुत जरूरी काम होता है और इसमें आवंटन को स्थिर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन मतलब हम लोग साधन के प्रतिफल, जिसको हम लोग विविध अनुपात का नियम भी बोलते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम बोलते हैं, चल अनुपात का नियम बोलते हैं, ये जो है वो साधन के प्रतिफल है जिसको हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन बोलते हैं, जबकि पैमाने का प्रतिफल जो है उसको हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन बोलते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, तो पहला अंतर है उत्पादन फलन का प्रकार। तो साधन के प्रतिफल की यह मान्यता है कि साधनों का अनुपात परिवर्तनशील होता है, इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल की यह मान्यता है कि साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। फिर है परिवर्तनशील साधनों की संख्या। तो साधन के प्रतिफल उस समय लागू होते हैं जब केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा बाकी साधन स्थिर रहते हैं। इसके विपरीत पैमाने का प्रतिफल उस समय लागू होता है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। फिर है उत्पादन का पैमाना। तो साधन के प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता है। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। फिर है साधन अनुपात। तो पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन इस मान्यता पर किया जाता है कि साधन अनुपात स्थिर रहता है। इसके विपरीत साधन प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि साधन अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। साधन अनुपात मतलब हो गया 2, उत्पादन हुआ 4, साधन को हम बढ़ा दिए 4, उत्पादन हो गया 6, फिर साधन को बढ़ा दिए 6, उत्पादन मान लीजिए हो गया मेरा 10। तो यहाँ 4 में 2 को घटा देंगे तो साधन अनुपात कितना हो जाएगा, 2, मतलब ये 2 ही बढ़ रहा है, इसी को कहा जाता है साधन अनुपात। देखिए फिर 4 के बाद 6 बढ़ा तो कितना बढ़ा, 2 ही बढ़ा, तो ये 2 पर स्थिर है, इसी को कहा जाता है साधन अनुपात। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कीजिए। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो बताता है कि एक ही समय पर लगातार कोई वस्तु का हम उपभोग करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी, घटने लगेगी। जैसे भूख लगा हुआ रोटी हम खा रहे हैं तो रोटी से हमको उपयोगिता पहला रोटी से ज़्यादा मिलेगा, फिर दूसरा से थोड़ा उससे कम हो जाएगा, तीसरा से और कम, पेट भरने के बाद हमको उससे उपयोगिता नहीं मिलेगी। और फिर अगर ज़बरदस्ती कोई अपना कसम माई क्रिया बाप क्रिया दे के खिला देता है एक रोटी ज़बरदस्ती, तो हमको उस रोटी से अनुपयोगिता मिलेगी, मतलब मेरा उपयोगिता माइनस में चला जाएगा। किताबी भाषा में है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम भी कहते हैं। इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की। इनके अनुसार एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसके उपभोग में लगातार वृद्धि करने से उसकी उपयोगिता घटने लगती है। देख सकते हैं रोटी की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और सीमांत उपयोगिता क्या हो रहा है, पहला रोटी से 4 मिला तो दूसरा में घटकर 3 हो गया, तीसरा रोटी में फिर घट के 2 हो गया और घटते घटते 5वां के बाद 0 हो गया और ज़बरदस्ती खाने पर रोटी से क्या हो गया, माइनस में मिलने लगा उपयोगिता। इस तालिका के आधार पर इस चित्र को बनाया गया है जो बता रहा है कि पहला रोटी खाए तो कितना उपयोगिता मिला, यहाँ 4, यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु खींच दीजिए ऐसे 4, फिर दूसरा रोटी से कितना मिला 3, तीसरा रोटी से मिला 2, चौथा से मिला इतना और 5वां से 0, छठा से -1। तो इस तरह हम लोग सब बिंदु को मिलाएंगे तो हमको क्या एक वक्र प्राप्त होगा, MU वक्र, जिसको हम लोग सीमांत उपयोगिता वक्र कहते हैं।
चित्र में MU सीमांत उपयोगिता रेखा है जो रोटी की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को बतलाकर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट करती है। व्यक्ति को पहली रोटी से 4, दूसरी से 3, तीसरी से 2 तथा चौथी से 1 उपयोगिता मिलती है जो उसकी भूख की पूर्ण संतुष्टि का घोतक है। अतः चित्र में यह दिखाया जाता है कि 5वीं रोटी से 0 तथा 6ठी और 7वीं रोटी से क्रमशः -1 और -2 के बराबर ऋणात्मक उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हर अगली रोटी की इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। वस्तु की सीमांत उपयोगिता के ही आधार पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत देना चाहता है। अधिक सीमांत उपयोगिता पर अधिक कीमत तथा मांग, जबकि कम सीमांत उपयोगिता पर कम कीमत तथा मांग होती है। चूंकि सीमांत उपयोगिता रेखा ऊपर से नीचे झुकी रहती है, इसलिए मांग की रेखा भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकती है। इसकी शर्त क्या है? तो इस नियम के निम्नलिखित मान्यताएं हैं। पहला, उपभोक्ता विवेकशील है। दूसरा, उपयोगिता को संख्या में मापा जा सकता है। तीसरा है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है और बाजार पूर्ण प्रतियोगी होता है। इसका आलोचना है, उपयोगिता को संख्या में नहीं मापा जा सकता। कैसे? कि अगर हम 1 गिलास पानी पी रहे हैं तो उससे हमको कितना संतुष्टि मिल रहा है उसको हम संख्या में कैसे बता सकते हैं? केवल भाव व्यक्त कर सकते हैं कि मेरा प्यास बुझ गया, संख्या में तो नहीं बता सकते। इसलिए यहाँ जो बोल रहा है उपयोगिता संख्या में मापा जा सकता है, इसका आलोचना जैसे उल्टा हो जाएगा, उपयोगिता संख्या में नहीं मापा जा सकता है। फिर है, उपयोगिता ह्रास नियम में व्यक्तिगत विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है जो उचित नहीं है। व्यक्ति सदैव विवेक से कार्य नहीं करता बल्कि वह सामाजिक रीति रिवाज, फैशन व मन के उमंग के बहाव में वस्तुएं खरीदता है और उसका उपभोग करता है। कहने मतलब है कि अगर किसी नशा करने वाला आदमी को उसका लत लग जाए तो उस पर हम ये नियम काम नहीं करेगा। और कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, विवेक से काम नहीं ले सकता है, उसको रीति रिवाज, जैसे मान लीजिए कोई मर गया तो भोज करना है तो उसमें उसका खर्चा होता है, उससे उसको उपयोगिता मिले चाहे अनुपयोगिता, उसको वो काम करना है। तो यहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम ठीक नहीं है। फिर है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? यहाँ पर मान्यता में कि स्थिर रहती है, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है तो उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? कम होगी। और कम पैसा किसी व्यक्ति के पास है तो उसके लिए उसका उपयोगिता क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए ये तो घट बढ़ रहा है, इसलिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। फिर है, आवश्यकता विशेष की पूर्ण संतुष्टि की मान्यता ही गलत है। उपभोग की लंबी अवधि होने पर मानवीय आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं हो पाती है। कहने मतलब है कि जो वस्तु मेरे पास बहुत ज़्यादा दिन से है उससे हम क्या उपयोगिता हमको मिल रहा है उसका हम गणना नहीं कर सकते हैं, इसलिए लंबी अवधि में ये काम नहीं कर पाता है और हम लोग पूर्ण संतुष्टि का आकलन नहीं कर पाते हैं। तो ये था साइंस और कॉमर्स का क्वेश्चन मॉक टेस्ट का, जिसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसा नहीं है कि जो साइंस कॉमर्स में आया वो आर्ट्स वालों लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और जो आर्ट्स में क्वेश्चन आया है वो साइंस कॉमर्स वाला लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है क्लास 12th का वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों को एक ही चीज़ पढ़ना है, केवल क्वेश्चन अलग अलग आएगा। इसीलिए आप आर्ट्स का भी क्वेश्चन साइंस के बच्चे देखें और आर्ट्स के बच्चे साइंस वाला भी क्वेश्चन देखें और वीडियो को शेयर ज़रूरतमंदों को ज़रूर करें। किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।